आधुनिक भारत का इतिहास सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे मुगलों का सूरज डूबा और देखते ही देखते अंग्रेजी राज कायम हो गया। ये पूरा सफर एग्जाम की तैयारी में भी बहुत मदद करेगा। जरा सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहां सिर्फ मसाले और दूसरा सामान खरीदने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट की मालिक कैसे बन गई। यही वो बड़ा सवाल है, वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। और देखिए, इस सवाल का जवाब हमें इन 5 हिस्सों में मिलेगा। सबसे पहले हम मुगल सल्तनत के पतन की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे नई क्षेत्रीय ताकतें उभरीं। इसके बाद यूरोपीय कंपनियों की रेस पर नजर डालेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे ब्रिटिश राज की नींव रखी गई, और आखिर में उनके बनाए हुए शोषण के आर्थिक सिस्टम को भी जानेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, मुगल सल्तनत का पतन। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1707 से। यही वो साल था जब ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई, और इसी के साथ एक बहुत बड़े साम्राज्य के अंत का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद दिल्ली का तख्त आप कह सकते हैं कि कमजोर हाथों में चला गया। हाँ, बहादुर शाह प्रथम ने कुछ वक्त के लिए हालात संभाले जरूर, लेकिन उनके बाद जो बादशाह आए, जैसे कि मोहम्मद शाह रंगीला, वो तो अपने नाम की तरह ही रंग रलियों और दरबार की साजिशों में ही डूबे रहे। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि इतना बड़ा साम्राज्य अंदर ही अंदर से खोखला होता चला गया। और देखिए, ये तो सीधी सी बात है, जब घर कमजोर होता है तो बाहर वालों की नजर तो पड़ती ही है। ठीक वैसा ही हुआ। इस कमजोर पड़ते साम्राज्य पर बाहर से ऐसे जबरदस्त हमले हुए जिन्होंने इसकी बची खुची कमर भी तोड़ कर रख दी। साल 1739 ये एक टर्निंग पॉइंट था। ईरान से आए नादिर शाह ने दिल्ली को इतनी बेरहमी से लूटा कि सब देखते रह गए। वो अपने साथ सिर्फ कोहिनूर हीरा और मशहूर तख्ते ताऊस ही नहीं ले गया, वो मुगल सल्तनत की इज्जत और धाक भी लूट कर ले गया। पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया कि अब दिल्ली में वो दम नहीं रहा। फिर आया साल 1761 और हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से मराठों की जो हार हुई, उसने नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बना दिया, मतलब शक्ति का एक खालीपन। सोचिए, जो मराठे मुगलों की जगह लेने के सबसे बड़े दावेदार थे, वो खुद ही कमजोर पड़ गए। अब इस खाली जगह को भरने के लिए एक नई रेस शुरू होने वाली थी। तो जब दिल्ली की पकड़ कमजोर हुई तो क्या हुआ? जाहिर है, मैदान में नए नए खिलाड़ी उतर आए। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन सी हिंदुस्तानी ताकतें थीं जो इस मौके पर अपनी किस्मत आजमा रही थीं। हैदराबाद में निजामुल मुल्क, अवध में सादत अली खान, मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान। हर तरफ जो पुराने सूबेदार थे या स्थानीय सरदार थे, उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान करना शुरू कर दिया। पूरा भारत आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे राज्यों के एक पैचवर्क जैसा बन गया था, और हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ था। लेकिन रुके, इस खेल में सिर्फ हिंदुस्तानी खिलाड़ी ही नहीं थे, एक और तरह के दावेदार थे जो समंदर के रास्ते यहां पहुंचे थे और इस मैदान में उतर चुके थे। और ये थीं यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनियां। ये सिलसिला शुरू हुआ पुर्तगालियों के साथ, फिर डच आए, फिर अंग्रेज पहुंचे और आखिर में फ्रांसीसी भी आ गए। अब देखिए, आए तो ये सब यहाँ व्यापार करने थे, मसाले और दूसरी चीजों का, लेकिन इनके इरादे बहुत जल्दी बदलने वाले थे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ थे डच और पुर्तगाली, जिनका फोकस ज्यादातर व्यापार और मुनाफे पर था, लेकिन दूसरी तरफ थे अंग्रेज और फ्रांसीसी, जो ये बात बहुत जल्दी समझ गए थे कि असली खेल तो राजनीति का है, असली ताकत तो जमीन पर कब्जा करने में है। बस उन्होंने भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों में दखल देना शुरू कर दिया। आखिरकार ये रेस दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई बन गई, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इन दोनों के बीच कर्नाटक में जो लड़ाइयां हुईं, उन्होंने सब कुछ तय कर दिया। अंग्रेजों की जीत का मतलब साफ था, अब हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही यूरोपीय ताकत का दबदबा होगा। तो ठीक है, अब मैदान साफ था, सारे कॉम्पिटिटर्स बाहर हो चुके थे। अब सवाल ये था कि एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापार करने वाली कंपनी, अपने इस कंट्रोल को एक पूरे साम्राज्य में कैसे बदलेगी। उन्होंने ऐसे कौन से तरीके, कौन से टूल्स अपनाए? जवाब है 2 लड़ाइयां, और इन 2 लड़ाइयों ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। पहली 1757 में प्लासी की लड़ाई, और दूसरी 1764 में बक्सर की लड़ाई। खासतौर पर बक्सर की जीत के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा
से टैक्स वसूलने का कानूनी हक मिल गया, जिसे दीवानी कहते थे। जरा सोचकर देखिए, एक कंपनी अब सरकार बन गई थी। लड़ाई के अलावा उनके पास एक और बहुत ही चालाक हथियार था, सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस। कहने को तो ये एक सुरक्षा का समझौता था, लेकिन असल में ये एक मीठा जहर था। इसके तहत भारतीय राजाओं को अपनी ही सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, उसका पूरा खर्च भी उठाना पड़ता था, और बदले में अपनी सारी आज़ादी, अपनी विदेश नीति, सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में सौंप देना पड़ता था। और अगर सहायक संधि चालाकी थी, तो इसके बाद आई लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो और भी सीधी और आक्रामक पॉलिसी थी। इसका नियम बहुत सीधा था, अगर किसी राजा की मौत बिना अपने सगे बेटे के हो जाती, तो उसका राज्य गोद लिए हुए बेटे को नहीं मिलेगा, बल्कि सीधा सीधा ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। इसी नीति का इस्तेमाल करके झांसी, सतारा और नागपुर जैसी कई बड़ी रियासतों को हड़प लिया गया। तो अब जब राजनीतिक कंट्रोल पूरा हो चुका था, अब बात करते हैं असली चीज की, पैसा। अंग्रेजों ने एक ऐसा आर्थिक ढांचा, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जिसका बस एक ही मकसद था, भारत की दौलत को खींचकर ब्रिटेन पहुंचाना। और ये मॉडल बहुत ही सीधा और सिंपल था। पहला स्टेप, भारत से कच्चा माल जैसे कपास और नील कौड़ियों के दाम पर खरीदो। दूसरा स्टेप, इस कच्चे माल को जहाजों में भरकर इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में भेजो। और तीसरा स्टेप, उन्हीं फैक्ट्रियों में बने तैयार माल जैसे कपड़ा को वापस भारत के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचो। मतलब फायदा हर तरफ से, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का। अब पैसा निकालने का सबसे बड़ा जरिया था जमीन का टैक्स। इसके लिए उन्होंने अलग अलग इलाकों में अलग अलग सिस्टम बनाए। बंगाल में जमींदारों के जरिए परमानेंट सेटलमेंट, साउथ में सीधे किसानों से रैयतवाड़ी सिस्टम। नाम भले ही अलग अलग थे, पर नतीजा हर जगह एक ही था, भारी टैक्स के बोझ तले दबता हुआ किसान जो कर्ज में डूब रहा था और आखिरकार अपनी ही जमीन से बेदखल हो रहा था। और इस पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी का एक बहुत ही भयानक नतीजा निकला, जिसे कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी भारत के उद्योगों का विनाश। इंग्लैंड की फैक्ट्रियों से आने वाले सस्ते मशीन मेड कपड़ों ने भारत के सदियों पुराने, दुनिया भर में मशहूर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह तबाह कर दिया। लाखों लाख बुनकर, कारीगर और शिल्पकार रातों रात बेरोजगार हो गए। ये सब जो हो रहा था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी सिस्टमैटिक लूट थी। और इसी प्रोसेस को दादा भाई नौरोजी ने एक नाम दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का निकास। उन्होंने क्या खूब कहा था कि ये वो खून है जो लगातार बह रहा है और इस जख्म पर कोई मरहम लगाने वाला नहीं है। भारत की दौलत एक पाइपलाइन की तरह लगातार ब्रिटेन की ओर बही जा रही थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, आखिर गलती कहाँ हुई? क्या अंग्रेज वाकई इतने ज्यादा ताकतवर थे, या फिर सच ये है कि उस वक्त की भारतीय ताकतें आपस में इतनी बटी हुई थीं, इतनी उलझी हुई थीं कि उन्होंने एक विदेशी कंपनी को अपने ऊपर राज करने का मौका दे दिया? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि